किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, लेकिन वो हर काम को एक अलग ढंग से करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। एक बार फिर उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की जो पुस्तक है कक्षा 11-12 के अंदर कॉमन रूप से चलती है, उसका पार्ट नंबर 8वां लेकर 8वां वीडियो लेकर इस वीडियो के अंदर हम आदिकाल को है जो कंप्लीट कर लेंगे। तो 8 वीडियो में आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनकी रचनाएं हैं। सिद्ध साहित्य हो गया, चाहे नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, तमाम चीज़ें, नामकरण में किसने क्या कहा, प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है, वैज्ञानिक इतिहास क्या कुछ, मिस्र बंधुओं ने क्या लिखा, कौन कौन से क्या कुछ थे, वो तमाम चीज़ें हमने देखी। और आइए आज का आखिरी वीडियो है, जहाँ से यकीनन एक सवाल है जो 1 या 2 सवाल, फर्स्ट ग्रेड में 2-3 सवाल और सेकंड ग्रेड में 1 सवाल पक्का पूछा जाएगा। आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, माफ़ कीजिएगा, आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, या यूँ कहें कि आदिकाल की क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ से अक्सर एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है सेकंड ग्रेड में, और फर्स्ट ग्रेड में 2-3 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। तो जो मैं कहूँ वो चीज़ें नोट करते जाना, और अनुरोध, मेरे द्वारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हिंदी साहित्य में किसी काल की जो प्रवृत्तियाँ हैं उसके उपलब्ध साहित्य सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस लाइन का मतलब यह है कि जो प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएँ हैं, वो किस आधार पर निर्धारित की जाती है कि उस काल के अंदर जो भी साहित्य उपलब्ध हुआ है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों का विवरण है, वर्णन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के आधार पर प्रवृत्तियां हैं जो निर्धारित की जाती है। उस समय की साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस काल के साहित्य की क्या विशेषता रही है। तो आदिकाल, आप ये चीज़ लिख लीजिएगा, आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, और जो मैं कहूँ आगे वो लिखते जाना। आदिकाल भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल रहा है। पूछ लिया जाए भाषा की दृष्टि से आदिकाल कौन सा काल रहा है, तो संक्रांति काल रहा है। और भावों की दृष्टि से आध्यात्मिक तथा चरित्र प्रधान काव्य एवं बाद में वीरस का, श्रृंगार रस का, ये तमाम पहलुओं पर यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है आदिकाल में। 7वीं शताब्दी का काल अपभ्रंश साहित्य का अभ्युदय काल था, प्रारंभ हुआ था यहाँ पर अपभ्रंश का साहित्य। किंतु अपभ्रंश में धीरे धीरे क्या अवहट या पुरानी हिंदी का समावेश हो रहा था। और पिछले वीडियो में आपने देखा कीर्तिलता और कीर्तिपताका की जो भाषा थी वो क्या थी, अवहट थी, जिसके कारण ये परिनिष्ठित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का रूप धारण कर रही थी। फिर भी साहित्यिक प्रवृत्तियां अपना रूप लिए हुए थी, अतः प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण करते हुए अनेक प्रवृत्तियां सामने आती है। पहली प्रवृत्ति लिख लीजिए, वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में बात आए तो पहली प्रवृत्ति आ जाती है माफ़ करना, वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं। इस काल के अंदर जितनी भी काव्य रचनाएं हुई उनके अंदर वीरता का पुट है जो आपको देखने को मिलता है। ये जो मुख्य बिंदु, ये तो याद रखना ही रखना है। इसके साथ में इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं का विशेष प्रचलन रहा, जिसमें कवि अपने आश्रयदाताओं की, जिनके आश्रय में वो रहता था, जिनका दरबारी कवि होता था, उनकी वीरता, साहस, शौर्य, पराक्रम को क्या अतिरंजित बनाकर प्रस्तुत करता था। युद्धों का सचिव चित्रण देखने को मिलता था। युद्धों के कारण नारी सौंदर्य या साम्राज्य विस्तार की लालसा रहती थी। राज्यों को विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाना एवं शक्ति का विस्तार करना था। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कविगण क्या करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण उनकी प्रशंसा को और बढ़ा चढ़ाकर वर्णित करते थे। और इस काल का रासो साहित्य इसका प्रमाण है। इस काल की हम बात करें, इस जो ये प्रवृत्ति है, तो इसका प्रमाण क्या है, रासो साहित्य प्रमाण देता है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम क्या रखा, वीरगाथा काल रखा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और युद्धों का वर्णन, दूसरी प्रवृत्ति मिलती है युद्धों का वर्णन। इसके अंदर इस पैराग्राफ में कोई विशेष बात है नहीं, आपको ध्यान में रखना है। इस समय युद्धों का वर्णन देखने को मिलता है। आदिकालीन साहित्य से प्रतीत होता है कि राजा का प्रजा पर ध्यान है जो कम और अपने साम्राज्य विस्तार पर ज़्यादा रहता था। और युद्ध के समय सेना में ओजस्वी और वीरस भावों के से
कवि सैनिकों में जोश एवं उत्साह भरते थे। यही प्रमुख बात है। संकुचित राष्ट्रीयता, तीसरी विशेषता लिखनी है आपको, संकुचित राष्ट्रीयता। इसके अंदर, इस पैरा के अंदर महत्वपूर्ण चीजें आएंगी जहां से कई बार सवाल पूछा गया है। आदिकाल के जो चारण कवि थे, इनके द्वारा आश्रयदाताओं की स्तुति तथा प्रशंसा इस प्रकार की गई कि देशद्रोही जयचंद का भी गुणानुवाद कर दिया गया, उसका भी गुणगान किया गया। जयचंद की प्रशंसा में जयचंद प्रकाश जो भट्ट केदार कृत है, जयचंद प्रकाश किसके द्वारा कृत है? भट्ट केदार के द्वारा, तथा जय मयंक जस चंद्रिका यह मधुकर कवि कृत है। लिख लीजिए, जयचंद की प्रशंसा में लिखा गया जयचंद प्रकाश, जो किसके द्वारा लिखा गया? रचयिता कौन है? भट्ट केदार। रचयिता कौन है जयचंद प्रकाश का? भट्ट केदार। और जय मयंक जस चंद्रिका का रचनाकार है मधुकर कवि, ये हमने पहले भी देखा था। ठीक है, ये लिख लीजिए दोनों। उस समय राष्ट्र का मतलब एक राजा या सामंत की राज्य सीमा थी। संकुचित राष्ट्रीयता से मतलब यहाँ पर है कि उस समय राष्ट्र का मतलब क्या होता था? संपूर्ण राष्ट्र नहीं होता था, एक राजा या उस सामंत की जो राज्य की सीमा थी वो होती थी, जिसे वह क्या अपना मानते थे, बाकी उसे कोई सरोकार नहीं रखते थे उतना। संपूर्ण भारत को राष्ट्र नहीं समझा जाता था। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गोरे ने क्या परास्त कर दिया, वरना सारे लोग इसके साथ में आते तो ये मजाल थोड़ी इसकी ये परास्त कर पाता। ठीक है, आगे देखिए, लोक भाषा साहित्य। चौथी जो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति या विशेषता मिलती है वो कौन सी है? लोक भाषा साहित्य। जितना भी 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक, 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी की जो अपभ्रंश है वो लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही। ठीक है मामला। इस समय क्या सिद्धाचार्य, जैनाचार्य और नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने लोक भाषा में अपनी क्या प्रस्तुतियाँ की? कौन सी भाषा में? लोक भाषा के अंदर भी, लोक भाषा के अंदर ही रचनाएं की 7वीं से 10वीं तक। ठीक है, जिसमें कर्मकांड हो गया, आडंबर बाह्य, ब्राह्मण मत का विरोधी स्वर उभर कर आया और जनता में नई चेतना जागृत हुई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि साहित्य में प्रधान रूप से इस समय का साहित्य धार्मिक है और इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक शुचिता पर और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया है। यह आप कथन लिखना चाहें तो एरो करके लिख लीजिए कि साहित्य में प्रधान रूप से इस समय का साहित्य धार्मिक है, इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक शुचिता पर और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया है। किसका कथन है? ये पूछा जा सकता है ऐसे कैसे, तो डॉक्टर साहब है अपने कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब। ठीक है, इन्होंने लिखा। वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। वीर रस और श्रृंगार रस दोनों को कंबाइंड रूप में समन्वय है जो देखने को मिलता है, सामंजस्य देखने को मिलता है। इस समय की साहित्यिक जो जितनी भी रचनाएं उनसे ज्ञात होता है कि वीर रस और श्रृंगार रस दोनों साथ साथ लिखे जा रहे थे। तभी तो विद्यापति की जो विद्यापति पदावली है उसके अंदर कुछ लोग उसको श्रृंगारिक मानते हैं, श्रृंगार का कवि मानते हैं, भक्त कवि नहीं मानते, कुछ लोग भक्ति का ग्रंथ मानते हैं। तो ये तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही थी। इस समय के कई युद्ध साम्राज्य विस्तार के साथ नारी सौंदर्य की लालसा से भी लड़े गए थे। और रणथंबोर का जो युद्ध था 1301 वाला, इसमें राव हमीर और अलाउद्दीन ये खिलजी के बीच हुआ। 1301 वाला रणथंबोर राव हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। हमीरासो और खुमानरासो में वीरस के साथ श्रृंगारस की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। पृथ्वीराज रासो में भी नारी सौंदर्य का चित्रण देखने को मिलता है। बिसलदेव रासो में भी विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर निर्वाह किया गया है। यह ध्यान में रखिएगा, एरो लगा के लिख लीजिए। बिसलदेव रासो में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन है जो देखने को मिलता है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका में वीरस की कृति है, तो विद्यापति पदावली में अद्भुत नारी सौंदर्य की छटा जो हमें देखने को मिलती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कीर्ति लतिका में, कीर्ति लता और कीर्ति पतिका में कौन सा रस है? तो वीरस की ये है, दोनों कृतियाँ हैं। ठीक है। छठी विशेषता है ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता देखने को मिलती है। ये आदिकाल की प्रवृत्तियों में है, ये प्रमुख विशेषता एक है, ध्यान में रखिएगा। कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया गया यहाँ पर। बस यही प्रमुख बात थी, बाकी तो इसके अंदर कुछ विशेष है नहीं कि हर चीज़ों को अतिशयोक्ति युक्त वर्णन किया गया है अपने आश्रयदाता को प्रसन्न
रखने के लिए। तो आपको ध्यान में रखना, ये नोट कर लीजिए, ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता। अगला है प्रबंध एवं मुक्तक गीत। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, आदिकाल की ये साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, प्रबंध एवं मुक्तक गीत। देखिए आदिकालीन जो काव्य वो दो रूपों में मिलता है। आदिकालीन काव्य कितने रूपों में मिलता है? दो रूपों में मिलता है। पहला तो प्रबंध काव्य हो गया, और जो चरित काव्य के रूप में चित्रित होते थे, जैसे जैन साहित्य में चरित काव्यों की परंपरा रही है, तथा प्रबंध काव्य जो है इसमें वीरगाथा के रूप में पृथ्वीराज रासो तथा दूसरा मुक्तक गीति काव्य बिसलदेव रासो है जो वर्णित है। मुक्तकों के रूप में जिसको गायन शैली में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। डिंगल भाषा युक्त काव्य, अगली प्रवृत्ति, अगली विशेषता देखने को मिलती है। आदिकाल की जो साहित्य रचा गया वो डिंगल भाषा युक्त काव्य पे देखने को मिलता है, यह भी एक विशेष रही है। तो आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा का आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल इसी डिंगल भाषा में रचित रासो साहित्य के कारण कहा है। ये बात मैंने आपको पहले भी नोट करवा दी है। और इस काल में राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया वह डिंगल भाषा का साहित्य है। तो राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया ना इस समय, इस दौरान, वो क्या डिंगल भाषा का क्या साहित्य रहा है। देखिए अब आगे कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो लिखने वाली वो मैं बता दूंगा। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति में सिद्धों की वाणी कहो, जैनाचार्यों के चरित काव्य कहो, धार्मिक सिद्धांत कहो, साधना पद्धति कहो, वीर एवं श्रृंगार रस से युक्त प्रबंध एवं मुक्त गीति काव्य, अपभ्रंश, अवहट एवं डिंगल भाषा में रचित काव्य जो है देखने को मिलते हैं। इनमें दोहा, सोरठा छंद का बाहुल्य मिलता है यहाँ पर आदिकाल में, जिसका उद्देश्य क्या होता है? लोक चेतना, लोगों की चेतना को जागृत करना और लोगों का मनोरंजन करना, और लोकोन्मुख रहा है, लोगों को केंद्रित करते हुए रही है चीज़ें, जिसमें फागु, चरचरी, खुसरो की पहेलियाँ आदि तथा रासो काव्य में युद्धों का चित्रण देखने को मिलता है। श्रृंगार में भी संयोग और वियोग पक्ष दोनों दिखाए गए हैं। विशेष रूप से विप्रलंब जो है बिसलदेव रासो एवं संदेश रासो में देखने को मिलता है। नोट कर लीजिए एरो लगा के। विप्रलंब जो है ये सवाल पूछा गया है, ये किसमें? एक तो बिसलदेव रासो में देखने को मिलता है, और बिसलदेव रासो, साथ ही साथ किसमें? इसमें संदेश रासो में। दोनों के अंदर इसकी छटा है जो देखने को विशेष रूप से मिलती है। और छंदों में दोहा और सोरठा के साथ साथ छप्पाई, अरिल, उल्लाला का प्रयोग हुआ है। विशेष तौर से दोहा और सोरठा, और इसके अलावा छप्पाई, अरिल और उल्लाला का प्रयोग भी देखने को मिलता है। आदिकालीन साहित्य का युगीन परिवेश, क्या परिवेश था? तो आदिकालीन साहित्य की तत्कालीन जो परिस्थितियाँ रही है, साहित्य को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रही थी। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, स्थितियाँ थी, सिचुएशन थी, वो साहित्य को पूरी तरीके से इफेक्ट कर रही थी, प्रभावित कर रही थी। यह सत्य है कि साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। उसकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव साहित्य पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि साहित्यकार उसी युगीन परिवेश को अपने काव्य में क्या उतारता है, जैसा देखता है वैसा ही लिखता है वो। इस समय का धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूप से क्या दूषित हो गया था आदिकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात विदेशी शक्तियों के आक्रमणों ने हिंदू संस्कृति क्या झकझोर दिया। इस कारण समाज में जातिवाद, धर्मवाद, विभिन्न मतांतर, इन चीज़ों में ये समाज है जो मट गया था। क्षत्रियों में वीरता एवं बलिदान की प्रतिस्पर्धा हो रही थी। उनका प्रभाव समाज की मर्यादा पर भी पड़ रहा था। नारियां युवावस्था में क्या हो रही थी? विधवा हो रही थी। युद्ध होंगे तो फिर विधवा तो होगी ही होगी। पुनर्विवाह की परंपरा थी नहीं। नारियां भी मरण को वर्ण करने के लिए तैयार रहती थी, जौहर आग में कूदने के लिए, जौहर के लिए। इसलिए पति की मृत्यु के बाद जौहर कर लेती थी। नारी केवल भोग्य समझी जाती थी, केवल भोग के लिए, काम पूर्ति के लिए। इसलिए राजाओं में बहुविवाह परंपरा पनप चुकी थी। एक राजा कई सारी पत्नियों के साथ संबंध बनाता था, शादी करता था। इस समय बार बार युद्ध होने के कारण जन धन की क्या हानि हो रही थी। ये सारी की सारी विशेषताएं। इसमें आगे धर्म के नाम पर आडंबरों और पाखंडों का बोलबाला हो गया था। बौद्ध धर्म भी हीनयान, महायान दो शाखाओं में, वज्रयान, सहजयान आदि इन विभिन्न संप्रदायों में आगे चलकर इनमें और बढ़ गया। तो इनमें अलग अलग भागों में बढ़ता गया था। जैन संप्रदाय की बात करें, जैन संप्रदाय भी वाम मार्ग उपासना पद्धति से दूर नहीं रह सका।
वैष्णव धर्म में अनेक संप्रदायों ने अपनी अपनी जगह बना ली। शैव, शाक्त आदि योगिक क्रियाओं से चमत्कार दिखाकर समाज को क्या भ्रमित कर रहे थे। सब चमत्कार वाले बन रहे थे, जादू टोना कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। इसलिए धर्म में क्या अत्यधिक वितंडावाद का बोलबाला हो गया था। अशिक्षित जनता उनके जाल में फंस जाती थी। दूसरी तरफ इस्लामी शक्तियां हैं जो आक्रमण करके हिंदुओं के मंदिर और मूर्तियों क्या तोड़ रही थी, जैसा कि अभी बांग्लादेश के यहाँ पर चल रहा है साहब। पता नहीं किस प्रकार के धर्म की मानसिकता है लोगों की, जिसमें हिंदू जनता में ईश्वर के नाम से विश्वास उठ गया था। इसी समय दक्षिण के संत कौन, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य आदि अपने दार्शनिक मतों के द्वारा आस्था बनाए रखने का संदेश देते हुए धार्मिक दृष्टि से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ रहे थे, ये प्रयासरत थे। इन्हीं परिस्थितियों में सिद्धाचार्यों ने अपना धार्मिक दर्शन भी व्यक्त किया। यह अंतर संघर्ष का समय था। इस समय भाषा में भी संक्रांति काल चल रहा था, भाषा भी आगे की ओर प्रवृत्त हो रही थी। अपभ्रंश के स्थान पर परिनिष्ठित अपभ्रंश जो संस्कृत भाषा के प्रभाव के कारण तत्सम शब्दावली युक्त बन रही थी। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल संस्कृत साहित्य के लिए अनुपम योगदान का काल कहा है। इस युग में साहित्यकार हुए दंडी, राजशेखर, भवभूति, कल्हण, जयदेव, कुंतल, सोमदेव ये संस्कृत के आचार्य थे, जिनका प्रभाव जो है काव्य कला और भाषा की दृष्टि से तत्कालीन हिंदी साहित्य के रचनाकारों पर भी पड़ता दिखाई दिया। इस समय हम बात करें तो हिंदी भाषा की एक उपभाषा कौन सी, राजस्थानी में चारण एवं भाट कवियों ने क्या किया, रासो काव्य है जो लिखना प्रारंभ किया। किसने, चारण और भाट कवियों ने। किस भाषा में, राजस्थानी भाषा में। रासों में ओजगुण और वीरस युक्त शब्दावली होने के कारण ये जनप्रिय बन गया। तो रासो साहित्य में ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को अपने खोपड़े में कि रासो साहित्य के अंदर ओजगुण व वीर रस, गुण तो ओज हो जाएगा और रस वीर हो जाएगा, इनका समावेश है जो रासो साहित्य में देखने को मिलता था। रासों में वीरस के साथ साथ श्रृंगारिक भावों को भी स्थान दिया गया। रासो इस युग का क्या सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। और इस प्रकार हिंदी भाषा के क्षेत्र में राजस्थानी यानी कि डेंगल तत्सम शब्दावली यानी संस्कृत शब्द तथा इस्लामी संपर्क होने के कारण अरबी, फारसी व तुर्की के शब्दों का प्रयोग होने लगा। हिंदी में अमीर खुसरो की पहेलियाँ बहुत प्रचलित हुई, इनका प्रयोग देखा गया। आदिकाल में आपसी राज्य अंतर संघर्ष, धार्मिक मतांतरों का संघर्ष हुआ। भाषा भी संक्रमणता से युक्त रही। इस संघर्ष के काल में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक प्रवृत्तियां इस युग की विशेषताएं बनकर रही। ये थी आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां, विशेषताएं। आखिर में हम देखें, सारांश देखें, इसका सार देखें, आदिकाल का कंप्लीट सार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या विविधता से युक्त है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यह हिंदी साहित्य की क्या बुनियाद है। आदिकालीन जो साहित्य क्या, हिंदी साहित्य क्या बुनियाद है, नींव है। इस काल की भाषा से लेकर काव्य सौंदर्य तक ने प्रवर्ती काल के साहित्यकारों को प्रभावित किया है। वीर और श्रृंगार रस की अद्भुत छटा है इसमें। वीर रस का ओजस्वी गुण तो इतना अद्वितीय रहा कि प्रवर्ती काल के कवियों में मात्र भूषण में जाकर दिखाई देता है। केवल विद्यापति की पदावली में भक्ति काव्य है या श्रृंगारिक, इसका निर्णय तो अभी तक अनिर्णित रहा है। कुछ विद्वान श्रृंगारिक मानते, कुछ भक्ति काव्य मानते इसको। खुसरो की पहेलियाँ इसके बाद के साहित्य में दिखाई नहीं देती। ढोला मारू का जो है वो प्रेमाख्यान है कुशल लाभ द्वारा। सिद्धाचार्यों में नाथ संप्रदाय की योग साधना कबीर में अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत के मर्म को सूर तुलसी ने आत्मसात किया। मीरा ने माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया। तो ये भी कई बार पूछा गया मीरा की भक्ति किस भाव की थी, तो माधुर्य भाव की रही है। आदिकाल के राष्ट्र प्रेम को भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद एवं निराला ने अपने काव्य में आगे स्थान दिया इन्होंने। तो अपभ्रंशकालीन बौद्ध मत से प्रभावित महादेव वर्मा के काव्य में करुणा की धारा प्रभावित हुई। उपसंहार देखे तो आगे चलकर आधुनिक काल में जो महादेव वर्मा है उन्होंने भी बौद्ध मत से प्रभावित हुए और उनकी लेखनी भी चली। अतः आदिकाल अनेक गुणों से युक्त था। उनकी प्रवृत्तियां अन्य कालों में विकसित रूप से परिलक्षित होती रही है। तो ये कक्षा 11-12 की जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किताब, उसका जो पहला चैप्टर है, यूँ कहें कि आदिकाल, ये कंप्लीट हो गया। ये सवाल है, इनके उत्तर आपको देने हैं। संस्कृत भाषा से सबसे पहले किस भाषा की उत्पत्ति हुई? संस्कृत भाषा से सबसे पहले किस भाषा की उत्पत्ति हुई?
अपभ्रंश प्राकृत, पाली, हिंदी। सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। आपको मैंने बताया था ये जो हिंदी साहित्य का उद्भव और इतिहास अलग से 2 वीडियो डाले हुए हैं उनमें बताया था। अपभ्रंश किस भाषा से निकली हुई भाषा है बताइएगा। पाली भाषा किस समय थी बताइएगा। जो मैंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास 2 वीडियो डाले हैं उनके अंदर ये चीज़ें बताई हुई है। 2 हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा 2 वीडियो और डाले थे उनमें बताई गई है। वेदांग कितने हैं बताइएगा, 5, 4, 3 या 6। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है कमेंट करके बताएगी। ये हमने देखा ही था। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे बताया ये भी आप बताइएगा, और बाकी को किसने बताया है वो भी आप बताइएगा। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है इसका उत्तर भी आप दीजिएगा। और कीर्ति पताका किस भाषा की कृति है, जैसे कि मैंने कहा कि ये अब देखिए ये यहाँ पर सवाल दिए गए लेकिन परीक्षा के अंदर यहाँ सवाल है जो उठाया गया है, तो ये भी आप बताइएगा किस भाषा की कृति है। कीर्ति पताका के साथ कौन सी एक और है उसका भी बताइएगा। तो जय हिंद साथियों, ये तो और नीचे सवाल है। जय हिंद। वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें आप, और सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। सभी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टेटस लगाइए, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ देने का, आप भी प्रयास करें अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को श्रेष्ठ बनाने का। जय हिंद। थोड़ी सी इंटरनेट की दिक्कत की वजह से कक्षा 9 वाली पुस्तक का जो पाठ है वो अपलोड नहीं हो रहा। जैसे नेट की दिक्कत ख़त्म होती है वो भी अपलोड हो जाएगा। फिर मिलता हूँ।